लगाकर हमारी इकोनॉमी को बर्बाद कर रहे हैं, हमारी इंडस्ट्री को बर्बाद कर रहे हैं और इसका जो असर है किसानों तक पे आ रहा है। लगा टैरिफ क्यों? कि हम रूस से तेल खरीद रहे हैं। रूस से तेल तो चीन भी खरीदता है, लेकिन उस पर टैरिफ नहीं लगा, लेकिन हम पे टैरिफ लगा। क्यों टैरिफ लगा? इसका स्पष्टीकरण सरकार को करना चाहिए। बड़े कंज्यूमर स्टेट के साथ साथ मैन्युफैक्चरिंग स्टेट भी बनते जा रहे हैं, तो हमको और जगह से अपॉर्चुनिटी मिलेगा। भारत निश्चित रूप से तीसरी अर्थव्यवस्था की ओर चलेगा और वो सब हम मोदी जी के नेतृत्व में अपने कंधों पर, अपने पैरों पर खड़ा होकर के करेंगे। हमें किसी की बैसाखी की जरूरत नहीं है। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है भारत 24 पर। मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा। शाम के 6 बज चुके हैं और वक्त है दहाड़ का। अमेरिका ने भारत पर टैरिफ बढ़ा दिया है और बीती रात से ये 25% से बढ़कर अब 50% हो चुका है। टैरिफ वॉर के बीच स्वदेशी पर एक बार फिर से चर्चा की शुरुआत हो चुकी है। सोमवार को प्रधानमंत्री मोदी ने साफ कहा था कि स्वदेशी को हर भारतीय के जीवन का मंत्र बनाना होगा, क्योंकि यही भारत को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाने का रास्ता है। ये बयान ऐसे समय में आया जब वैश्विक व्यापार में संरक्षणवाद बढ़ रहा है। अमेरिका और यूरोप अपने उद्योगों को बचाने के लिए नए नए अवरोध खड़े कर रहे हैं और डॉलर से लेकर पेमेंट सिस्टम और ग्लोबल सप्लाई चेन तक का हथियार की तरह, एक वेपन की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। गांधी जी के स्वदेशी मंत्र से लेकर कोरोना महामारी और अब ट्रंप के टैरिफ कदम तक हर घटना ने भारत को यही सिखाया कि आत्मनिर्भर बने बगैर आर्थिक और तकनीकी आजादी असंभव है। आज भारत में बनी हुई कारें और इलेक्ट्रॉनिक सामान दुनिया भर में छा रहा है। रक्षा से लेकर डिजिटल तकनीक तक आत्मनिर्भरता का यह अभियान अब केवल नारा नहीं, बल्कि भारत के भविष्य की सबसे बड़ी आर्थिक रणनीति बन चुका है। यानी दुनिया की बदलती राजनीति और व्यापारिक नीतियां ये साबित कर रही हैं कि स्वदेशी और आत्मनिर्भरता भविष्य की राह बना सकता है और गांधी जी का स्वदेशी मंत्र एक बार फिर कारगर हो सकता है। गांधी जी का यह मानना था कि स्वदेशी न केवल आर्थिक आत्मनिर्भरता लाता है, बल्कि यह देश के हर एक नागरिक को राष्ट्र निर्माण में भागीदार बनाता है। आज जब वैश्विक व्यापार एक बार फिर से संरक्षणवाद की तरफ लौट रहा है, गांधी जी का यही स्वदेशी मंत्र एक बार फिर से रेलेवेंट है। अमेरिका समेत कई विकसित देश अपने उद्योगों को बचाने के लिए टैरिफ और गैर टैरिफ बाधाएं खड़ी कर रहे हैं और ऐसे में भारत के लिए आत्मनिर्भरता सबसे बड़ा विकल्प बनकर है। और साथ ही एक बात की और तस्दीक करता है कि भारत झुकता नहीं है, भारत आपदा में अवसर तलाश लेता है और भारत इसी विजन के साथ अमेरिका को जवाब देने के लिए तैयार है। आज दहाड़ में इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। एक्सपर्ट्स का पैनल हमारे साथ मौजूद रहेगा, पक्ष और विपक्ष के प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद रहेंगे। राजनीति से ऊपर उठकर देश हित में सरकार को कैसे बढ़ना चाहिए, आज इस पर करेंगे चर्चा। लेकिन उससे पहले आए बयान आपको सुनवाएंगे। जो भी खरीदेंगे वो मेड इन इंडिया होगा, स्वदेशी होगा। घर की साज सज्जा के लिए जो भी सामान हो, मेड इन इंडिया हो। व्यापारियों से कहना चाहता हूं, इस देश को आगे बढ़ाने में आप बहुत बड़ा योगदान कर सकते हैं। आप तय कर लीजिए, विदेशी माल नहीं बेचेंगे और बड़े गर्व के साथ बोर्ड लगाइए कि मेरे यहां स्वदेशी बिकता है। टैरिफ पे टैरिफ लगाकर हमारी इकोनॉमी को बर्बाद कर रहे हैं, हमारी इंडस्ट्री को बर्बाद कर रहे हैं और इसका जो असर है किसानों तक पे आ रहा है। इंडिया के जितने भी मैन्युफैक्चरर्स हैं, चाहे वो डायमंड के हों चाहे गोल्ड के हो, इफेक्टेड है। 30% ऑफ द एक्सपोर्ट जो वर्ल्ड में होती थी वो डायमंड्स की या गोल्ड की अंदर भी मेजरली वो यूएस में हो रही थी। हमने गवर्नमेंट से काफी डिमांड्स भी रखी हैं इसके ऊपर ताकि जीएसटी के ऊपर डोमेस्टिक मार्केट्स के अंदर थोड़ा सा बेनिफिशियल हो और ओवरऑल डोमेस्टिक मार्केट जो है वो अभी और लायबल रहेगी हमारे मैन्युफैक्चरर्स होलसेलर्स के लिए। आइए सवालों को आपके
आपके सामने रखती हूं और फिर उसके बाद चर्चा की करेंगे शुरुआत। आज पहला सवाल रहेगा दहाड़ में अमेरिकी टैरिफ की मार, गांधी के स्वदेशी की पुकार। दुनिया को मैसेज साफ, आत्मनिर्भर होगा भारत, नहीं चलेगी यूएस की दादागिरी, भारत दिखाएगा गांधीगिरी। भारत का स्वदेशी हथियार, ट्रंप पर करारा प्रहार। डिजिटल से डिफेंस तक, मेक इन इंडिया का सपना सच। हमारे साथ डॉक्टर धरेंद्र ताल साहब, बीजेपी के प्रवक्ता इस वक्त मौजूद हैं। ईशान त्यागी हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता, स्टूडियो में मौजूद हैं। दीपक बोहरा, पूर्व राजनायिक, अब से थोड़ी देर बाद हमारे साथ जुड़ेंगे। रविंदर सचदेव, फॉरेन एक्सपर्ट के तौर पर इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, और साथ ही इकोनॉमिस्ट राजीव गुप्ता भी दहाड़ में आज चर्चा का हिस्सा होंगे। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत करती हूं। शुरुआत धरेंद्र ताल साहब आप ही के साथ करना चाहूंगी, क्योंकि टैरिफ वॉर के बीच गांधी का स्वदेशी मंत्र सामने है। प्रधानमंत्री मोदी बार बार आत्मनिर्भर भारत की करते हैं। इससे पहले वोकल फॉर लोकल की बात प्रधानमंत्री ने 2014 से उसकी शुरुआत की थी, लेकिन शायद यही सही समय है और जरूरी समय है जब इन चीजों को धरातल पर मजबूत करना होगा ट्रंप की टैरिफ वाली धमकी को पार पाने के लिए। भारत कितना तैयार ट्रंप के इस टैरिफ एक्शन के बाद, और क्या कुछ चुनौतियां देखते हैं आप जिनके साथ हमें मजबूती से लड़ना होगा और इस सिचुएशन से बाहर आना होगा? बहुत बहुत धन्यवाद पूर्णिमा जी। मेरे ख्याल से भारत की तैयारी पूरी चल रही है। जो सेक्टर्स इफेक्ट होने वाले हैं, ऑलरेडी आज आरबीआई की भी स्टेटमेंट आई है कि हम पूरी तैयारी में हैं कि उनको हम सपोर्ट करेंगे। लेकिन हमें इसको एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में समझना पड़ेगा कि ये जो सारी कहानी है ये तेल के ऊपर है, लेकिन तेल के ऊपर नहीं है। तेल वाले खरीदने वाले तो चाइना भी हैं, लेकिन उनसे बात हो रही है। लेकिन होना क्या है, पुराने टाइम से हम देख रहे हैं कि अगर पहले यूएस ने सैंक्शंस लगाए थे कि आप अपना परमाणु प्रशिक्षण नहीं करेंगे, लेकिन हुआ और सैंक्शंस का भारत ने मुकाबला किया। आज भी भारत पूरी तरह से सशक्त है। आज हम नंबर 4 इकोनॉमी है, हम नंबर 3 इकोनॉमी बनने वाले हैं मोदी जी के लीडरशिप में। मोदी जी की एक बात मैं कहना चाहूंगा, जो एक शब्द आपने यूज किया कि आपदा में अवसर, तो वो आपदा में अवसर खोज लेते हैं, मोदी जी भी खोज लेते हैं और भारतीय भी खोज लेते हैं। और इसका मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि अगर ऑपरेशन सिंदूर जैसी बात भी हुई तो उसमें भी जो एक IWT जो इंडस वाटर ट्रीटी थी लटक रही थी, बात हो रही थी कि भाई इसको देखो, तो उसको उसका मौका देख के उसको रद्द किया गया। आज ब्रह्मोस के लिए लाइन लगी हुई है चारों तरफ कि ब्रह्मोस लेने वालों की, तो उसमें उसको भी अवसर बनाया, कोरोना को भी अवसर बनाया। उसमें से भी हर प्रकार के हमारी वैक्सीन डेवलप हुई, पीपीई किट्स जो नहीं बनती थी बननी शुरू हुई। इसका भी एक वो निकलेगा, फायदा निकलेगा। और जो भारतीय है, मैं चंडीगढ़ में बेस्ड हूं, मैंने देखा लुधियाना की इंडस्ट्री, जब शुरू में साइकिल इंडस्ट्री में चाइना का इंपैक्ट आया तो एक बार लुधियाना सारा हिल गया, लेकिन 2 साल में ही लुधियाना वहां आया कि आने दो चाइना का। आज भारत इस तैयारी में है, नई मार्केट्स ओपन की जा रही हैं। ये तो जो टैरिफ है सूनर और लेटर, ये एक आदमी के अपने स्वेच्छा के लिए उसने कर दिया है, धमकी देने के लिए। ये तो वापस होंगे इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम। लेकिन वो जो मार्केट्स नई खुलेंगी भारत के लिए, वो एक ऐसा ग्रोथ पैटर्न भारत का होगा जो हमें प्रोपेल करेगा। दूसरी बात जो आपने कही बहुत इंपॉर्टेंट, और प्रधानमंत्री जी ने भी कही, वो स्वदेशी की बात। बहुत सारे हम लोग कई बार जब पढ़ते हैं तो सोचते हैं कि यार शायद अगर हम भी इंडिपेंडेंस से पहले पैदा हुए होते तो भारत की स्वतंत्रता जंग में, लड़ाई में हमने भी पार्टिसिपेट किया होता। आज वो मौका है, तब भी लोगों ने अपने विदेशी वस्त्र जलाए थे। आज वो मौका है जब हम आगे पूरा फेस्टिवल सीजन आ रहा है, इतना तो हम कर ही सकते हैं देश के लिए कि हम जो भी खरीदेंगे स्वदेशी ही खरीदेंगे। आई एम श्योर कि 4 दिन में ये जो अमेरिकी कंपनियां और विदेशी कंपनियां हैं वो अपना प्रेशर खुद डालेंगी। क्विक काउंटर क्वेश्चन ले रही हूं ताल साहब, क्विक काउंटर क्वेश्चन मेरा एक ये है कि आपने अभी बात किया जन भागीदारी की, प्रधानमंत्री ने भी इसकी बात की, और उस जन भागीदारी का नमूना आप अभी चांदनी चौक मार्केट चले जाइए और वहां पर आपको पोस्टर्स लगे हुए नजर आएंगे जहां पर यह कहा जा रहा है कि यहां पर स्वदेशी माल ही बिकेगा। ऐसे बहुत सारे, हमने जब चाइना के साथ हमारी प्रॉब्लम्स हुई, हमने देखा कि भारतीय बाजार ने किस तरीके से अपने माइंडसेट को बदला, लेकिन सब वो बहुत शॉर्ट टर्म है। मेरा कहने का मतलब यह है कि भारतीय बाजार उपभोक्ताओं की मानसिकता को कैसे बदला जाएगा अगर स्वदेशी सामान महंगा मिलता है और जो बाहर से आए सामान है या चाइना का सामान या कहीं और का सामान वो सस्ता मिलता है।
मेरा कहने का मतलब है कि इस मानसिकता को इनकॉर्पोरेट लॉन्ग टर्म के लिए परमानेंटली कैसे हम डालेंगे लोगों के मन में कि हमें स्वदेशी पर फोकस करना है, क्योंकि वो एक बहुत बड़ा जवाब होगा, ये बात तय है। जन भागीदारी से बहुत कुछ बदल सकता है, लेकिन लाएंगे कैसे वो बदलाव? नहीं, वो बदलाव ऑलरेडी आ रहा है। आप देखिए, जब पहले बात हुई थी एक बारी कि जी चाइनीज माल मत खरीदो, तो बहुत बड़ा डिप चाइनीज की छोटे छोटे जो थे कि लड़ियां मत खरीदो दिवाली के टाइम पे, उस पे एक इंपैक्ट हुआ था। ऐसा नहीं है कि इंपैक्ट नहीं हुआ। जन को जागृत करने वाली बात है और जन जागृत हो रहा है। लेकिन एक बात और सोचने वाली है कि ये सारी कहानी क्यों है। इसलिए है क्योंकि इंडिया की, हम जब से पढ़ना शुरू किया है स्कूल में, तब से कह रहे हैं कि भारत एक कृषि प्रधान देश है। तो वो कृषि प्रधान देश में हमारी जो एग्रीकल्चरल इकोनॉमी है करीब 48.78 लाख करोड़ की है। जो डेयरी है हमारी वो 18.98 लाख करोड़ की है। जो एग्रीकल्चर है अबाउट 18% ऑफ आवर इकोनॉमी है। तो क्या हम इस सारे को उनको सौंप के अपने किसानों को, अपनी डेयरी को, अपने एमएसएमई को खत्म कर दें? भारत अपना मुकाबला कर सकता है और भारत मुकाबला कर रहा है। दी गुड पार्ट इज कि भारत इस समय फर्म है लेकिन फ्लेक्सिबल है। आज भी कह रहा है हाँ सामने बैठिए, हम बात करने को तैयार हैं, लेकिन हम अपने विकल्प भी ढूंढ रहे हैं। रशिया के साथ में रिपीटेडली डायलॉग शुरू है। एक ब्रिक्स करेंसी की बात हो रही कि जो डॉलर का चारों तरफ वर्चस्व बना हुआ है, उसका भी एक अपनी करेंसी में ट्रेड हो सकता है। क्यों डॉलर की जरूरत है बीच में? तो इसका खामियाजा यूएस को भुगतना ही पड़ेगा। और ऑलरेडी एक चीज मैं कहना चाहूंगा, ऑलरेडी स्टैटिस्टिक्स आ गए हैं कि जब जो ये ट्रंप ने लगाए टैरिफ, उसके कारण से करीब $3,800 का इंपैक्ट यूएस हाउस होल्ड पे आ गया है। और यूएस हाउस होल्ड की जो मीडियन इनकम है वो $80,610 जब वहां पर सामान टैरिफ की वजह से महंगा होगा तो अमेरिकन कंज्यूमर्स के लिए भी बड़ी मुश्किल होगी और इस विरोध का सामना खुद डोनाल्ड ट्रंप को अपनी कंट्री में करना पड़ सकता है। लेकिन निशांत त्यागी, लगातार विपक्ष की तरफ से कहा जाता रहा कि भारत जो है वो ठोस तरीके से एक रियायत नहीं ले पाया। डोनाल्ड ट्रंप बड़े दोस्त हैं, माय फ्रेंड, बहुत सारी बातें प्रधानमंत्री मोदी ने कही। इन सब राजनीतिक बयानबाजी से ऊपर उठकर मैं ये कहती हूं कि आपको क्या लगता है कि क्योंकि सरकार की तरफ से लगातार कदम उठाए जा रहे हैं, जन भागीदारी की बात की जा रही है, डिप्लोमेसी को और बैकडोर चैनल्स की जो एक रवायत होती थी, डोनाल्ड ट्रंप ने उसको पूरी तरीके से खत्म कर दिया। वो बैठते हैं, जो मन में आता है बोलते हैं, जिसके लिए जो मन में आता है वो बोलते हैं, तो उसको हम किनारे रख देते हैं। क्या तरीका है डोनाल्ड ट्रंप के इस टैरिफ वाली धमकी से निपटने के लिए? और आपकी तरफ से कोई अगर विपक्ष की तरफ से बहुत बेहतर सुझाव सरकार को जा सकता है तो वो क्या होगा? पूर्णिमा जी, सबसे पहले तो आपके व्यूअर्स को नमस्कार, मेरे जितने भी को पैनलिस्ट हैं उन सबको नमस्कार। सबसे महत्वपूर्ण बात पूर्णिमा जी इसमें ये है कि ये जो मुद्दा है ये हमारी इकोनॉमी के लिए, जॉब्स के लिए, जो हमारे एक्सपोर्ट्स हैं उसके लिए बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा है, बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत सेंसिटिव मुद्दा है। तो इस पे जो चर्चा होनी चाहिए वो बिल्कुल आपने सही कहा कि सार्थक इस पे चर्चा होनी चाहिए। देखिए, हम तो पिछले 11 वर्षों से प्रधानमंत्री जी, जब से प्रधानमंत्री बने हैं मोदी जी, तब से ये बोलते आए हैं कि आपकी जो विदेश नीति है उसमें एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है कि 2014 से पहले हम अमेरिका को भी मैनेज करके रखते थे, हम रशिया को भी मैनेज करके रखते थे। आपने देखा 2008 में किस तरह से यूपीए की जब सरकार थी तब न्यूक्लियर डील हुई थी, जिसका खैर भारतीय जनता पार्टी ने विरोध किया था, उसका बहुत फायदा देश को मिला और तब भी रशिया से हम अच्छे संबंध हमारे थे और अमेरिका से भी अच्छे संबंध थे। 2014 के बाद से देयर हैज बीन अ शिफ्ट। मतलब क्या किया है भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने? इन्होंने एक शिफ्ट कर दिया कि प्रो अमेरिका पॉलिसी लेना शुरू कर दिया पूरी तरीके से, और रशिया को एकदम निग्लेक्ट करने का काम किया। हमने देखा किस तरह से हाउडी मोदी करके एक इवेंट हुआ था, नमस्ते ट्रंप करके एक अहमदाबाद में इवेंट हुआ था, पूरा स्टेडियम भर दिया गया था, माय फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप, और ये सब तरह की बातें हुई थी। हमने देखा किस तरह से प्रधानमंत्री जी यूएस गए और जो कि नहीं करना चाहिए था उनको, एक राजनेता के लिए आप वोट मांगने गए वहां पे और आपने बोला अब की बार ट्रंप सरकार। ये सब विफल विदेश नीतियों का ही नतीजा है कि जब प्रधानमंत्री जी यूएस जाते हैं उसके तुरंत बाद डोनाल्ड ट्रंप हमारे युवाओं को वहां से हथकड़ियां लगा के, पैरों में बेड़ियां पहना के स्वदेश वापस भेजने का काम करता है। वो जैसे भी गए थे वो सब छोड़िए, लेकिन छोटे छोटे देशों, नहीं देखिए मैं बीच में नहीं, एक मिनट। अब देखिए दूसरी बात, देखिए सिर्फ बोलने से नहीं होता है। अगर आपको स्वदेशी चीजें करनी थी
आपने एक नारा था मेक इन इंडिया, आज कहां है मेक इन इंडिया? एक वादा किया गया था पूरे देश से कि 17% जो मैन्युफैक्चरिंग है देश का उसको 25% ले जाएंगे 2022 तक। आज कहां खड़ा हुआ है मैन्युफैक्चरिंग, आपको मालूम है? आज मैन्युफैक्चरिंग 14% से नीचे खड़ा हुआ है देश का। अगर मैन्युफैक्चरिंग देश में कम हो रही है कोविड में, क्योंकि आपदा में अवसर की बात हुई, कोविड में जितनी भी कंपनीज थी जो चाइना में मैन्युफैक्चरिंग कर रही थी वो देश से निकलना चाहती थी, वो चाइना से निकलना चाहती थी। भारत एक फेवरेबल जगह बन सकती थी, लेकिन उसका फायदा किसको मिला? वियतनाम को मिला, बांग्लादेश को मिला, इंडोनेशिया को मिला। इन सब साउथ ईस्ट एशिया के जो देश हैं उनको फायदा मिला, लेकिन भारत उसका उस तरीके से फायदा नहीं उठा पाया। पहली बात तो ये। दूसरी बात, चाइना की बात अभी, क्योंकि हमारे साथी ने यहां पर करी भारतीय जनता पार्टी के कि चाइना के प्रोडक्ट्स को हमने बैन करने का काम किया था। अरे चाइना से तो आपका जो हमारा इंपोर्ट है वो लगातार बढ़ता जा रहा है और ट्रेड डेफिसिट चाइना से हमारा लगातार बढ़ता हुआ जा रहा है। तो आप फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ बात करिए। पहली बात तो जो हमारे को इसमें लॉस होगा इस 50% टैरिफ से, वो लगभग इफेक्ट करेगा जो हमारे $60 बिलियन के एक्सपोर्ट्स हैं अमेरिका को, उस पे बहुत फर्क करेगा। जिसमें टेक्सटाइल है, जो कि कपड़े की मैन्युफैक्चरिंग हो गई, ज्वेलरी है, सी फूड है, लेदर फुटवेयर है, ऑटोमोबाइल है, ये कई सारी चीजें, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं। और वेल टेकन क्रिटिसिज्म। लेकिन जब मैंने पहले ही बात आपसे ये कही कि भाई इस दलगत राजनीति से ऊपर उठ जाते हैं, इस वक्त बात देश की है। आपने यूपीए काल की बात की, तो क्या यूपीए काल में H1B वीजा हो, क्लाइमेट चेंज हो, या फिर WTO की फार्मा लॉबी हो, उसके आगे क्या उस वक्त क्या यूपीए सरकार ने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया? क्या यूपीए सरकार पर उस दौरान ये आरोप लगते नहीं रहे कि आप अमेरिका की तरफ ज्यादा झुकाव रखते हैं और बहुत ज्यादा चीन रशिया को आप बैलेंस उस दौरान नहीं कर पाए? ये सब बातें होती रही, लेकिन मैं ईशान ये कहना चाहती हूं कि आज हम सब देख रहे हैं कि अमेरिका भारत के साथ क्या कर रहा है और क्यों कर रहा है। सबसे बड़ी बात क्यों कर रहा है वो भी हम सब बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। तो एक मजबूत विपक्ष होने के नाते आपका सपोर्टिंग रोल क्या होना चाहिए? आपकी तरफ से क्या विकल्प आपको लगता है, क्या सरकार को करना चाहिए जो देश के लिए बेहतर? जब से ऑपरेशन सिंदूर हुआ था पूर्णिमा जी, हम तो सरकार के साथ ही खड़े हुए हैं। पहली बात तो जब विदेश नीति की बात आएगी हम सरकार के साथ खड़े हुए हैं, लेकिन अगर सरकार हमारी विदेश नीति का रायता बना देगी और विदेश नीति, एक मिनट छोड़िए ना, क्यों छोड़ दें? देश को पता होना चाहिए ना। एक मिनट छोड़ दें, चीजें क्यों छोड़ दें? मैंने क्या कहा? भाई चीजें छोड़ेंगे नहीं ना, सवाल तो पूछेंगे सरकार से। हो गया ना, आपने इतने सारे सवाल मुझसे पूछे बीजेपी वालों से, उन्होंने धारा प्रवाह बोला, कम से कम बोलने तो दीजिए पूरी बात। आप एक कंस्ट्रक्टिव, आप अपनी तरफ से राय तो दीजिए कि क्या करना चाहिए, बताइए ना। यहाँ सब सुन रहे हैं, आप ही ने कहा कंस्ट्रक्टिव चर्चा होनी चाहिए, तो मैं भी कह रही हूँ कि राय दे दीजिए कंस्ट्रक्टिव। पहले सरकार को प्रॉब्लम्स एड्रेस करनी पड़ेंगी, पहले प्रॉब्लम्स जाननी पड़ेंगी। आप राय लेने से पहले आपको यह एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि हाँ आपकी विदेश नीति में प्रॉब्लम है, हाँ अर्थव्यवस्था में आपकी प्रॉब्लम है। ये एड्रेस करने के बाद ही उस पर सार्थक चर्चा हो सकती है। अब ये बताइए मेरे को, ये आपने बोला कि ये क्यों हो रहा है? तथाकथित रूप से ये इसलिए हो रहा है कि हम रशिया से तेल खरीद रहे हैं। एक बात बताइए, सस्ते तेल रशिया से खरीदने का, मैं तो कहता हूं सस्ता तेल हमें लेना चाहिए, लेकिन उसका फायदा किसको मिला? क्या आपको और मेरे को मिला? क्या देश की जो गरीब जनता है उसको सस्ते तेल का फायदा मिला? जो ये वादा करते थे कि हम तेल को 70 रुपए से ले जाके वापस 50 रुपए 40 रुपए पे ले जाएंगे, आज वो पेट्रोल झूल रहा है 90 से लेके 110 के बीच में। पूरे सबको पता है कि पूरे यूरोप रशिया से गैस लेता है, लेकिन उन पर तो इस तरह के इतने कठोर टैरिफ्स नहीं लगाए गए। डबल स्टैंडर्ड को एक्सपोज करता है, वेस्टर्न के इस ब्लंडर को एक्सपोज करता है, और क्या चाहिए आपको? बोलते तो हैं नहीं, मैं तो बात करूंगा। एक आपको छोटा सा प्रकरण बताता हूं, साहब जल्दी से एक छोटा सा प्रकरण शॉर्ट में रखेंगे, बहुत 10 सेकंड में रखूंगा। एक छोटा सा प्रकरण, मैं छोटा सा 10 सेकंड में प्रकरण रखता हूं। मैं एक मैन्युफैक्चरर के पास गया था अभी कुछ दिन पहले, 10 दिन पुरानी बात होगी। वो कपड़ा बनाते हैं और वो एक्सपोर्ट करते हैं, एक्सपोर्ट हाउस है उनका, मैं नाम नहीं लूंगा क्योंकि हमारे देश में काम करते हैं। उन्होंने मुझसे सीधी सीधी एक बात बोली कि भाई साहब अगर आपके कोई लिंक्स हो इंडोनेशिया में या फिर श्रीलंका में या कहीं अन्य देशों में, हम यहां से अपनी जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, हमारी मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री है, उनकी 5 फैक्ट्री है दिल्ली एनसीआर में, वो यहां से मूव करना चाहते हैं बाहर। इस तरह से अगर आप काम करेंगे तो ये देश के लिए क्या होगा? उससे नौकरियां जाएंगी।
नौकरियां जाएंगी, लोगों का बेरोजगारी बढ़ेगी, ठीक है, लोगों की सैलरी नहीं आएगी, महंगाई देश में बढ़ी रही है इस समय। लेकिन साथ ही ये भी बताते हुए कि ऐसा नहीं है कि यूपीए के समय में अमेरिका ने सैंक्शंस नहीं लगाए, दिक्कतें नहीं हुई, और अगर आत्मनिर्भर भारत नजर नहीं आता है विपक्ष को बैठे हुए, तो मुझे लगता है उदयगिरी हिमगिरी लेटेस्ट देख लेना चाहिए, ऑपरेशन सिंदूर में भारत की डिफेंस ताकत देख लेनी चाहिए, ये देख लेना चाहिए कि एचएएल की मजबूती कैसे डिफेंस से जोड़ देंगे तो बात अलग है। नहीं सर, नहीं, हर चीज की बात डिफेंस से जोड़ देंगे तो बात अलग है। भारत तो भारत की बात है ना, हमने जितने यहाँ पे लोग बैठे हुए हैं जो कपड़े पहने हुए हैं सबके विदेशी है कि सबके स्वदेशी है, मुझे बता दीजिए। तो जब मैं अपने भारत की बात होगी, एक मिनट, तो हर उन्होंने चीज कहा की कपड़े बात जला होगी। देने चाहिए। डिफेंस तायल सेक्टर साहब की भी को बात अपनी होगी। टी शर्ट, इन्हीं अगर हथियारों वो एक के बार नाम चेक पर कर ले कि अमेरिका मैन्युफैक्चर उछलता है, किसमें है, सर। कौन सी देश में इन्हीं मैन्युफैक्चरिंग हथियारों के हुई है, नाम पर अमेरिका उसमें से उनको उछलता है। निकाल के उसको जला देना अमेरिका चाहिए, इन्हीं लाइव हथियारों को टेलीविजन में जला बेचकर देना चाहिए। अपने आप को एक मिनट। मास्टर मोनोपोली सेटल अरे करना भाई, इस चाहता बात- है, दुनिया आप को जंग देखिए, में एक झोंकना तरफा चाहता है। मोनोलॉग ठीक है, देना तायल चाहिए, साहब, लगे पूर्ण तायल साहब जल्दी से जवाब देंगे। मोनोलॉग देना चाहिए, ठीक है, तायल साहब जल्दी से तायल जवाब साहब को देंगे। अपनी टी शर्ट उतार तायल देनी साहब चाहिए, quickly, तायल अगर साहब चेक करना चाहिए ठीक उसको है, मैन्युफैक्चर ठीक कौन सी है, देश में हुई तायल है, साहब जवाब और जल्दी उसके से। बाद उसको जला के तायल देना साहब चाहिए, जल्दी अगर से भारत जवाब, में फिर बनी उसके है। बाद रविंदर सचदेव सर आपके पास और गुप्ता साहब आपके पास आऊंगी। तायल साहब क्विकली जवाब जल्दी से। तायल साहब अपनी टी शर्ट चेक करिए कौन सी देश में बनी है एक बार। ठीक है सर। ईशान जी, आपने कहा था कि चुप रहना सीखिए। नहीं, एक बार आप अच्छा ठीक है, आज लड़ने का समय नहीं है। आप एक ईशान बार प्लीज, टी शर्ट चेक करिए, आज मैन्युफैक्चर्ड इन ईशान कभी और के लिए इसको बताइए प्लीज, मुझे। आज के लिए नहीं, आज के लिए नहीं। मुझे ये पॉलिटिकल बैंटर नहीं चाहिए आज मुझे ये नहीं चाहिए। सर तक चर्चा करें, मतलब तो ये सर तक चर्चा करेंगे, इसीलिए मैंने हिमगिरी और उदयगिरी का भी जिक्र कर दिया। आचरण में उसको लेकर आइए। आप तायल साहब क्विकली जवाब देंगे, तायल साहब जल्दी से। सवाल पूर्णिमा जी, एक आपने बार जोर टी-शर्ट लगा देखिए, दिया। ईशान उन्हें बोलने दीजिए, ईशान बोलने दीजिए, बोलिएगा तायल टी-शर्ट का साहब। बनिए, तायल साहब बताइए। आप ईशान जी, आप तायल साहब आप जवाब एक दीजिए। बना के उस पर बोले प्लीज। आप बताइए ना कौन सी कंपनी की टी ईशान, शर्ट पहन रखी है, ईशान, कहाँ बनी है वो बताइए। ईशान, ईशान When I used one ईशान, sentence, you shouted like Okay, this. तायल किसी साहब, दूसरे को बोलने ठीक दीजिए, है, मैं नहीं तायल बोल साहब रहा आप हूं, जवाब please देंगे, listen. तायल साहब जवाब सुने, देंगे। पूर्णिमा जी, आपने जोर लगा लिया पूरा जितना आपने था कि ईशान जी आप बताइए आपका सजेशन क्या है। लेकिन ईशान जी और कांग्रेस के पास ना कभी सजेशन था, ना है, ना होगा। पहली बात। वैसे दूसरी हमने बात 70 साल देश चला लिया है speak और with तायल साहब ईशान? आप हमारी जवाब ले सरकारों में लीजिए आप सर, पढ़ाई कर गए, जवाब ले लीजिए। आप इतने बड़े हो गए, अब सर, भारतीय जनता जवाब ले पार्टी के लीजिए। प्रवक्ता बन गए, जवाब, आपने जवाब। कॉलेज भी कर लिया, इंजीनियरिंग भी कर लिया, सब चीजें कर ली आपने। ईशान प्लीज, स्कूलिंग भी कर लिया हमारे ईशान राज्य अपनी में। बात प्लीज, नहीं, ईशान प्लीज, मेरे पास दो मेहमान और हैं ना। तथ्य नहीं होते ना, ईशान मेरे पास दो मेहमान और करते हैं, हैं। मेरे पास जब दो इनके पास मेहमान और तथ्य ही हैं। नहीं है, तो विद यही ड्यू करेंगे। रिस्पेक्ट, मुझे उनके पास नहीं, भी नंबर जाना के है। साथ एक भी बात समय नहीं की होगी। बाध्यता है मेरे पास, प्लीज अंडरस्टैंड। अच्छा मुझे नंबर को काउंटर करिए, ईशान मैन्युफैक्चरिंग प्लीज, बताइए, ईशान देश प्लीज। की मैन्युफैक्चरिंग रेट बताइए। अब मैन्युफैक्चरिंग रेट बताइए आप। तायल साहब आप अपनी बात को रखेंगे, तायल साहब को विंडो में रखेंगे, तायल साहब अपनी बात को पूरी करें। देखिए इन्होंने पहली बार कोई तायल साहब को सिंगल विंडो में रखेंगे, मुझे तायल साहब का जवाब सुनना है। तायल साहब का क्लियर सिर्फ उन्हीं का जवाब सुनना है मुझे। तायल साहब बोलिए। किसी प्रकार का कांग्रेस ने विकल्प देने से बिल्कुल मना कर दिया, क्योंकि विकल्प ये है कि जो भारत का कृषि है, जो फार्मर है, जो डेयरी फार्मर है, उनको बेच दो। लेकिन अगर ये कहते हैं कि मोदी की दोस्ती थी, तो मोदी अपनी दोस्ती में भारत के किसानों को, डेयरी फार्मर को बेच नहीं आया। दूसरी बात ये कह रहे हैं अगर कोई तेल से फायदा हुआ, आपको हुआ, मुझको हुआ, हमें तो नहीं हुआ। अरे भाई, जो 12 लाख तक की आपकी इनकम टैक्स फ्री हो गई, ईशान जी भी लेंगे, उसमें 1 लाख करोड़ का 1 लाख करोड़ का रेवेन्यू लॉस हुआ। जो जीएसटी अभी रीशेड्यूल हो रहा है, उसमें 1.1 लाख करोड़ का रेवेन्यू लॉस है। वो कहां से पूरा होगा? अलग अलग जगह से पूरा हो रहा है। और रविंद्र, ठीक है सर, इंडिया इंटरनेशनल शॉर्ट रखेंगे उससे लेता तेल, तो तेल की कीमत आज $200 पर बैरल होती। ये ईशान त्यागी को पता होना चाहिए। ठीक है रविंद्र सचदेव साहब, जरा इसका एक और एस्पेक्ट। नहीं सर प्लीज, कैसे बैठ गया? चाइना से तो कोई आया नहीं था। बाकी दो लोगों ने अभी तक अपना ओपनिंग स्टेटमेंट भी नहीं दिया है ईशान। बाकी दो लोगों ने अभी तक ओपनिंग स्टेटमेंट भी नहीं दिया है, और डिबेट यहाँ पर खत्म नहीं हो रही है। डिबेट यहाँ पर खत्म नहीं हो रही है। आप मेरे कितने सगे हैं ये आपको पता है, तो आपके साथ तो सौतेला व्यवहार बिल्कुल नहीं होगा। आपके साथ तो सौतेला व्यवहार बिल्कुल नहीं होगा, तो इसीलिए आप उसे छोड़ दीजिए, इसीलिए उसे आप छोड़ दीजिए, उस चीज को आप छोड़ दीजिए। रविंद्र सचदेव साहब आपके पास आते हुए, और क्योंकि ये जो सारी प्रोटेक्शनिज्म के नाम पर जितनी चीजें हो रही हैं, संरक्षणवाद के नाम पर डोनाल्ड ट्रंप कर रहा है, मैं इसमें अलग अलग देशों का सारे का एस्पेक्ट समझना चाहती हूं, क्योंकि चीन पर बहुत ज्यादा भरोसा क्या करने की स्थिति में हम हैं।
रशिया के साथ हमारी स्थिति अमेरिका के इस टैरिफ वॉर के बीच में कैसी होनी चाहिए, भारत के लिए विकल्प किस तरीके के हैं, क्योंकि ये सब जानते हैं डोनाल्ड ट्रंप की सारी खींच डी डॉलराइजेशन के मुद्दे पर है, बाकी सब तो बहाना है। थैंक यू सो मच पूर्णिमा जी, प्लेजर आपके साथ और आपके एमिनेंट पैनल। तो ये तो हो गया आप जो कह रही हैं कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में भारत के बाहर क्या हो रहा है किस किस देश का, बट मैं एक मिनट क्विकली वापस आपके जो भी बात हो रही स्वदेशी देश के अंदर भी तो कुछ चीजें होंगी, हो रही हैं। आप एक ठोस आइडिया पूछ रही थी, मैंने एक ठोस आइडिया महीना भर पहले दिया है, थोड़ा कॉन्ट्रोवर्शियल है पर मैं उस पर अडिग हूँ। मेरा यह मानना है कि भारत को 1 साल के लिए इकोनॉमिक इमरजेंसी है हमारे देश में। हिस्ट्री में टाइम आता है, वंस इन जनरेशन वक्त है हमारा। हमें 1 साल के लिए इकोनॉमिक इमरजेंसी में 6 डे वर्क वीक इंप्लीमेंट कर देना चाहिए सरकार का और प्राइवेट सेक्टर का। इससे देश का जीडीपी 2% बढ़ेगा। इसके नंबर्स को हम एग्जैक्ट में आ जाएंगे, बट ये क्लियर है। इसमें यस हो, हम कहते हैं देश के लिए हम काम करेंगे, लड़ेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, असल में क्या करेंगे? तो ये ठोस प्रैक्टिकल पॉइंट है मेरा कि 1 साल के लिए देश में 6 डे वर्क वीक कर दिया जाए। अब आ जाइए बाहर पे। बाहर में जो हो रहा है, नो डाउट ये जो सारा हो रहा है, यस हम चाइना के थोड़ा, बट देखिए हम चाइना से थोड़े वैसे ही हम थोड़े हमारे रिश्ते थोड़े बेहतरी की तरफ जा रहे थे। पिछले साल जब कजान में मिले थे मोदी जी और शी जिनपिंग, ओके, बट अब अमेरिकन टैरिफ के चलते हम रिकैलकुलेट कर रहे हैं। पर याद रखिए चाइना भी तो देख रहा है कि भारत मेरे से अगर थोड़ा नरमी दिखा रहा है तो क्योंकि भारत अमेरिका से फंस गया है, या भारत अमेरिका के प्रेशर में तभी मेरी तरफ नर्म स्वभाव दिखा रहा है। बट चाइना भी खुद फंस रहा है अमेरिका में, तो ये 1-on-1 होगा। रशिया के साथ हमने, हाँ डेफिनेटली हम ज्यादा स्ट्रांगली अब खड़े हुए हैं, पर बाय द वे पिछले कुछ वर्षों से और यूक्रेन वॉर के बाद से रशिया बहुत ज्यादा चाइना की तरफ झुक गया है। तो रशिया अब जो हम रशिया के साथ खड़े हैं, इसके चलते यस हमारे और रशिया के रिश्तों में फिर कुछ जान आ जाएगी, हमारे साथ रहेगा रशिया। पर हमें यह भी याद रखना चाहिए कि रशिया इस समय टोटली चाइना के ऊपर डिपेंडेंट हो गया है। सारी रशियन इकोनॉमी, सारा ट्रेड रशिया का चाइना की तरफ इंटरलिंक्ड हो गया है। और हम इन देशों के साथ इमीडिएटली तो कुछ बढ़ा नहीं पाएंगे। रशिया की इकोनॉमी खास नहीं है, 2.5 ट्रिलियन की इकोनॉमी है रशिया की, राइट। हम कितना ठीक है हम करेंगे, हम और खोल रहे हैं। चाइना से भी हम कुछ खोल रहे हैं, पर चाइना से हम ये चाह रहे हैं कि हमारे एक्सपोर्ट्स बढ़े, क्योंकि चाइना हमारे एक्सपोर्ट्स पे बैरियर लगाता है, टैरिफ और नॉन टैरिफ दोनों, राइट। बट चाइना से हम ऑलरेडी इंपोर्ट कर रहे हैं और अच्छी मात्रा में कर रहे हैं और बढ़ता जा रहा है, और वो इंपोर्ट करना पड़ेगा। अगर हम चाइना से इंपोर्ट, अभी हम बात हो रही थी ना चाइना का हमने बहिष्कार करा, कहाँ करा? हम अगर जूते चप्पल बहिष्कार करें, उनकी डॉलर वैल्यू क्या होती है? असली डॉलर वैल्यू है जो पावर इक्विपमेंट, टेलीकॉम इक्विपमेंट, ये सारी आ रही है। और अगर वो हम इंपोर्ट नहीं करेंगे इंडिया में, तो हमारे अपने इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट सारे डिले हो जाएंगे। जो हम अभी सोच रहे थे मानो टैरिफ से पहले कि 6.4 हमारी जीडीपी है, अगर हमारे बड़े बड़े पोर्ट प्रोजेक्ट्स, इंफ्रा प्रोजेक्ट्स, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स नहीं लगेंगे, क्योंकि चाइनीज मशीन्स नहीं है। और बाय द वे ये मशीन्स दुनिया में अनफॉर्चुनेटली कोई और बनाता ही नहीं, देता ही नहीं, इतनी सस्ती नहीं देता, इतने लार्ज नंबर्स में नहीं देता। तो ये एक असलियत है, हमें चाइना के साथ उस राह पे रहना पड़ेगा, एंगेज, इंटरकनेक्टेड इकोनॉमिकली। जहां तक बात है अमेरिका की, यस ये जो टैरिफ्स हैं, एक मोटा मोटा आंकड़ा है कि 1% टैरिफ से करीब $1 बिलियन का एक्सपोर्ट का नुकसान होता है, और $1 बिलियन के एक्सपोर्ट के नुकसान से करीब 1 लाख नौकरियों पे खतरा आता है। तो अगर अभी हमारे मोटा मोटा थियोरी में अभी अगर हमारे 50% टैरिफ है, दैट मींस हमारे करीब $50 बिलियन का अमेरिका में एक्सपोर्ट कम हो जाएगा। अभी 90 है, कम हो जाएगा थियोरी में। और अगर 50 बिलियन कम हुआ तो 50 लाख नौकरियां आउट होने वाली हैं। 50 नहीं होंगी, 40 नहीं होंगी, 30। सबके एस्टिमेट्स हैं इस समय, आप जो देखोगे 20-30 लाख इंपैक्ट हो सकता है अगर ये लंबा चले। ऐसे में नाउ कमिंग बैक टू इंडिया अगेन, अमिताभ कांत ने पहले भी कहा, कल भी कहा, मैं इसलिए साइड कर रहा हूं कि वो टेक्नोक्रेट से हैं। उदय कोटक ने कल कहा, परसों, वंस इन अ जनरेशन मौका है। अभी हमारे एक साथी कह रहे थे कि हम इंडिपेंडेंस से पहले पैदा नहीं हुए, तो हमने भारत की इंडिपेंडेंस में लड़ाई करने का मौका नहीं मिला, राइट दयाल साहब, आई एग्री। तो ये मौका है हमारे जनरेशन को, वंस इन अ जनरेशन खड़े होने का, दुनिया को दिखाने का कि भारत एक साथ खड़ा हो सकता है, मेहनत कर सकता है, फिजिकली दिखाओ दुनिया को। दूसरी तरफ गांधी का स्वदेशी वर्जन, भारत को आत्मनिर्भर बनाने की तरफ प्रधानमंत्री मोदी की बार बार अपील उस जन भागीदारी के साथ, ये बहुत सारी बातें हैं।
लेकिन क्या इन सबको क्लब करना सस्टेनेबल ग्रोथ के लिए भारत की जरूरी है? क्योंकि ट्रम्प तो जो कर रहे हैं शायद इससे ज्यादा वो और भी बहुत कुछ कर देंगे। अनप्रेडिक्टेबल मैन। पूर्णिमा जी, मेरा मानना ये है कि मैं बहुत पहले से कहता रहा हूं कि ये ग्लोबलाइजेशन का दौर धीरे धीरे खत्म हो रहा है। हमारा पॉलिटिकल नैरेटिव, दुनिया का पॉलिटिकल नैरेटिव भी अपने आप की तरफ मुड़ रहा है। ये आज की बात नहीं है, ये 8-10 साल से ऐसा ही चल रहा है। अभी इन्होंने जो टैरिफ लगाया उससे जो नुकसान होगा वो सब कोई 0.5% ऑफ जीडीपी ग्रोथ का नुकसान एस्टिमेटेड है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। दूसरा, आपने पूछा कि क्या इस टाइम करना चाहिए। मेरे हिसाब से हमारी विदेश नीति भी और इकोनॉमी भी बहुत ठीक ट्रैक पर है। उसमें सोची समझी नीति चल रही है। मेक इन इंडिया आज की बात नहीं है, पिछले 8-10 साल से इसकी तरफ हम चल रहे हैं। वोकल फॉर लोकल 2014 से हम सुन रहे हैं। बिल्कुल सुन रहे हैं। हमारी देखिए कुछ चीज़ें ऐसी हैं, जैसे अब इसमें डेफिनेटली टेक्सटाइल्स, जेम्स एंड ज्वेलरी वगैरह पे इम्पैक्ट थोड़ा आएगा, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। और उसमें फिर कोई नई मार्केट्स खुलेंगे। ये भी हमें समझना चाहिए कि एक ग्लोबल सप्लाई है, एक ग्लोबल डिमांड है। कहीं पे बहुत सामान बनता है, अगर वो अमेरिका की तरफ डाइवर्ट होगा तो बाकी जगहों पर इंडिया का सामान डाइवर्ट होने लगेगा। ऐसा नहीं है कि कोई रातों रात नई प्रोडक्शंस पैदा हो जाएंगी। जो नी जर्क रिएक्शन है ट्रंप का, वो मेरी बिल्कुल समझ के बाहर है। इस तरीके का नी जर्क रिएक्शन से क्या होगा? अगर वो चाहते भी हैं कि अमेरिका में आ जाए मैन्युफैक्चरिंग, तो रातों रात तो नहीं आएगी। तो रातों रात नहीं आएगी तो क्या होगा? वहां पर सामान महंगा होगा। अगर हिंदुस्तान से 150 रुपए की नहीं जाएगी मतलब 100 वाले पे 50% नहीं लगेगा, तो वियतनाम से 20% तो लगेगा। उनका, मेरा अपना मानना यह है कि इसमें हमारी विदेश नीति का कुछ लेना देना नहीं है। मेरा अपना मानना यह है कि अमेरिका का $37 ट्रिलियन का जो डेट है, जिसमें $1.7 ट्रिलियन हर बार ऐड हो जा रहा है, उसको किसी तरह कंट्रोल करने के लिए कुछ करने की जरूरत थी। और किसी ने समझाया, विशेषज्ञों ने बैठ के बात करी कि अगर ये हम डायरेक्ट टैक्सेस बढ़ाते हैं अमेरिका में तो दिक्कत होगी, इनडायरेक्ट टैक्सेस बढ़ाते हैं, वैट वगैरह बढ़ाते हैं तो दिक्कत होगी, क्योंकि वो सारी दुनिया, सबको पता चल जाएगा। एक ऐसा नैरेटिव क्रिएट करो कि हम अमेरिका को बचाने की कोशिश कर रहे हैं और इंपोर्ट ड्यूटी उस पर लगा दीजिए। 4 ट्रिलियन के करीब का इंपोर्ट है अमेरिका का। मेरा मानना यह है कि 4 ट्रिलियन पे तकरीबन एवरेज सपोज 20-25% का टैक्स अगर कलेक्ट कर रहे हैं वो, डिपेंडिंग फ्रॉम विच प्लेस इट इज कमिंग, तो तकरीबन $1 ट्रिलियन की वो नई उनके पास टैक्स आ जाएगा। ठीक है, दिस इज व्हाट ही इज ट्राइंग टू डू। उससे क्या होगा? अमेरिका स्लो डाउन होगा। मुझे लगता है वो जो विकल्प सोचते हैं, मुझे नहीं लगता कि ऐसे ही कोई कर लेता होगा, उसका कोई विकल्प भी सोचा हुआ होता होगा। मुझे ऐसा लगता है कि अमेरिका की नीति हमेशा ये रहती है कि डिवाइड करते रहो दुनिया को और वॉर्स बढ़ाते रहो, और वॉर्स से फिर वहां से अपनी इनकम जनरेट करो। तो वो सब, उसमें इंडिया कुछ क्या कर सकता है, उनकी सोच में जाके बैठ सकता है, नहीं बैठ सकता है, ये कुछ नहीं लेना देना। आप इंपॉर्टेंट देखते हैं अगर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट बाकी कंट्रीज के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स हो रहे हैं। मैं यूरोपियन बिजनेस ग्रुप में भी बैठता हूं, वहां का सीनियर एडवाइजर हूं। ईबीजी, ओमान, चिली, पेरू, ऑस्ट्रेलिया, सब जगह पे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स हो रहे हैं। इसलिए मैंने कहा कि रीअलाइन हो जाएगा। मुझे नहीं लगता कि इतना बड़ा इम्पैक्ट फाइनली आएगा। जैसा कि आप सब जानते हैं, 600-700 बिलियन डॉलर का इंपोर्ट इंडिया करता है, उसमें से 10% का एक्सपोर्ट, 650-700 बिलियन का एक्सपोर्ट करता है, उसमें से 10-12% का अमेरिका को करता है। उसमें भी सारी चीजों के ऊपर टैरिफ नहीं है, फार्मास्यूटिकल्स पे नहीं है, कई चीजों पे नहीं है। तो जो बाकी चीजों पे जिन पे लगा है उसका इंपैक्ट अमेरिका नहीं जाएगा सामान, लेकिन बाकी जगहों पे जाएगा, पहली बात। दूसरी बात ये कि बहुत सी और चीजें हमारी, जैसे डिफेंस एक्सपोर्ट मुझे लगता है भारी मात्रा में बढ़ेगा, अगले आने वाले समय में भारी मात्रा में बढ़ेगा, क्योंकि क्लियरली एस्टेब्लिश हुआ ऑपरेशन सिंदूर से कि हमारा इक्विपमेंट, इंडिजिनस इक्विपमेंट, इट वर्कड वेल। तो वो दूसरी तरीके की चीजें खुलने लगेंगी। ठीक है,
मतलब एक जगह से अगर नुकसान है तो दूसरी जगह से मुनाफे की कवायद हो सकती है, हो सकती है। मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत बड़ा नीजर्क रिएक्शन की जरूरत है। रविंद्र सचदेव जी ने कहा कि हमें इकोनॉमिक, मुझे लगता है कोई ऐसा नहीं करना चाहिए, काम करना चाहिए, काम करना चाहिए, वो ठीक है, लेकिन कोई दुनिया को ये बताने की जरूरत नहीं है कि बड़ी दिक्कत में है हमने इकोनॉमिक वो लगा दिया है। ऐसी किसी चीज की जरूरत नहीं है। हम एक सोची समझी नीति के तहत चल रहे हैं, उस पे हमें चलते रहना चाहिए। बहुत सारी चीजें, टूरिज्म फॉर एग्जाम्पल, टूरिज्म एक ऐसा हिस्सा है जिसको बढ़ाया जा सकता है। टूरिज्म के लिए जो करने की जरूरत थी, इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट, वो पहले से हो रही है। टूरिज्म बोलने से नहीं बढ़ जाएगा। टूरिज्म तब बढ़ेगा जब सड़कें होंगी जाने के लिए, टूरिज्म तब बढ़ेगा जब एयरपोर्ट होंगे। तो वो सब मेरे ख्याल से पूरी अच्छी तरह से चल रहा है। मतलब कहीं ना कहीं एक होमवर्क पहले से किया जा रहा था कि इस तरीके की सिचुएशंस हो, या वैसे भी अदरवाइज जब आप डेवलप्ड कंट्री की तरफ बढ़ने की सोचते हैं, हम डेवलप्ड कंट्री बनने के लिए सोचते हैं, तो उसके लिए पहले से इतनी तैयारी होती है। और हमारी कंजम्पशन की कैपेसिटी इंडिया की बहुत है। ठीक है, उस कंजम्पशन की कैपेसिटी से बहुत सारी चीजें वैसे भी सॉल्व होती हैं। रविंद्र सर, 1 मिनट का टाइमर सर आपके लिए रख रही हूँ, फिर उसके बाद 2 मिनट है, तो 1-1 मिनट ताल साहब और त्यागी जी को दूंगी। रविंद्र सचदेव साहब, आपको लगता है कि कहीं ना कहीं जब ग्लोबल लेवल पर भारत की जिस तरीके की साख बढ़ी है, अमेरिका कहीं ना कहीं उससे असुरक्षित महसूस कर रहा है? क्योंकि अभी तक तो सुपर पावर देश का सुपर लीडर, जो अमेरिका कह दे वो सब मानेंगे, डॉलर का ऐसा दबदबा, अब आप रूबल से लेके बाकी करेंसीज की तरफ बढ़ रहा है, ब्रिक्स जिस तरीके से सोच रहा है इन चीजों पे, आपको लगता है कहीं डोनाल्ड ट्रंप इन चीजों को लेकर भी एक इनसिक्योरिटी फील कर रहे हैं, और शायद साम दाम दंड भेद कैसे हम दिक्कत पैदा करें इसकी कोशिश भी है? अनम्यूट करेंगे रविंद्र सर, अनम्यूट कर लेंगे। यस, सॉरी, या नो, एब्सोल्युटली वो प्रिवेंट कर रहे हैं। अभी बात हो रही थी कि ब्रिक्स की करेंसी में हम बात करना शुरू करेंगे। आप देखिए, ब्रिक्स की करेंसी में बात करना शुरू करेंगे, अगले दिन 25% टैरिफ और लग जाएगा। वो हो रहा है, वो अमेरिका वो अपने गेम पे खेल रहा है, राइट? अब क्विकली बैक टू दी इकोनॉमिस्ट पैनलिस्ट कोलीग है हमारे। आई अंडरस्टैंड अ कपल ऑफ थिंग्स। मेरा ये मानना और कहना है, जापान, एशिया, कोरिया, चाइना एक दिन में नहीं बने थे, सालों साल मेहनत करी, नेशनल कैरेक्टर था। हमारे देश में वो चीज मिसिंग है, अनफॉर्चुनेटली। राइट सर। हम चाहे जो भी कहें, मैं आपकी बात समझ रहा हूँ कि दुनिया को सिग्नल जाएगा कि भाई हम नी जर्क रिएक्शन नहीं, ये तो इन एनी केस होना चाहिए। ये मौका है हमारी जनरेशन का, when people like उदय कोटक are calling for it, अमिताभ कांत is calling for it, I am calling for it, काफी और हैं। इसको डिस्कस डिबेट किया जाना चाहिए। इस बहाने कम से कम अपने नेशनल कैरेक्टर, हम कहते हैं स्ट्रेंथ है, हम झुकेंगे नहीं, क्या करके हम दिखाएंगे कि हम झुकेंगे नहीं? ठीक है सर। तो इसलिए ये एक पॉइंट है। सेकेंडली, ऑन द पॉइंट ऑफ टैरिफ्स आल्सो आई अंडरस्टैंड व्हाट ही सेइंग, आई एग्री विद इट। ट्रंप का प्लानिंग ये है कि टैरिफ से जो पैसा आएगा, करीब $600 बिलियन साल का इनका एस्टिमेट है, 10 साल में 6 ट्रिलियन, उससे ये क्या करेंगे, अपने देश की इकोनॉमी में जिन सेक्टर्स को परेशानी हो रही है, जैसे अभी कार की कीमतें बढ़ रही हैं, तो ये क्या कर रहे हैं कि कार जो खरीद रहे हैं उनके ईएमआई के इंटरेस्ट को लोअर कर रहा है। तो यहां से पैसा लेके कुछ सेक्टर्स में ट्रंप सरकार सब्सिडी डालेगी। थोड़ा सा मेरे पास टाइम का सर शॉर्टेज है, इसलिए 30 सेकंड से शान आपके लिए रख रही हूँ, बस इतना कहते हुए आगे बढ़ूंगी। दसौं एक दिन में दसौं नहीं बना है, इसीलिए अगर एचएएल को मजबूत करना होगा तो एचएएल को मजबूत होने में समय लगेगा, और उसी के लिए सपोर्ट सिस्टम इसी देश के लोगों को, इसी देश के उन लोगों को जिनके पास वो पोजीशन है, बनना पड़ेगा। क्या बिल्कुल ठीक बोला आपने कि जब राफेल बनने का सौदा हो रहा था तो वो एचएएल से कॉन्ट्रैक्ट लेके इसी सरकार ने, प्रधानमंत्री मोदी जी की, वो रिलायंस को दे दिया था, एचएएल को नहीं दिया था। उससे किसको नुकसान होगा आप बखूबी जानती हैं। देखिए, अरब स्प्रिंग, क्योंकि तेल की बात हुई थी, अरब स्प्रिंग क्योंकि मैं जरूरी है उस पर बोलना, तेल की बात हुई थी, अरब स्प्रिंग हुआ था $110 प्रति बैरल हमें तेल इंपोर्ट करते थे, क्रूड ऑयल, आज $70-75 प्रति बैरल है, लेकिन हमें फायदा नहीं मिल रहा। हाउस होल्ड कंजम्पशन की हम बात करते, कंजम्पशन सर ने बोला बढ़ रही है, लेकिन हाउस होल्ड सेविंग 2015 में 32.2% थी और आज 18.1% पे आके गिर गई है। आपने बोला सामान डाइवर्ट हो रहा है, सामान चीन ऑलरेडी डाइवर्ट कर चुका है, सस्ते दामों में डाइवर्ट कर चुका है अपना सामान यूरोप में, वो डंप कर रहा है। सरकार ने ऑयल बॉन्ड्स निकाल दिए थे। 2 मिनट चुप हो जाइए, 2 मिनट चुप हो जाइए। वो तो उस वक्त का यूपीए काल का सर बता रहे हैं ना, वो तो क्योंकि देखिए चाइना सस्ते में डंप कर रहा है अपना सामान, तो भारतीय सामान को बिकने में दिक्कत होगी, बिल्कुल मार्केट में, लेकिन दिक्कत बहुत होगी। सर आपका ताल साहब क्लोजिंग कमेंट 30 सेकंड सर मैक्सिमम।
एक तो बहुत अच्छे पॉइंट, मैं भी यही सोच रहा था कि ऑयल बॉन्ड्स इन्होंने ही निकाले थे, और जो इंटरनेशनल कीमतें हैं तेल की वो भारत तय नहीं करता है। इन्होंने कुछ बात की थी 2014 से पहले, हाँ इन्होंने हमें एक फ्रेजाइल 5 इकोनॉमी दी थी, वो हम सबको पता है। आज ये बात कर रहे हैं कंजम्पशन की, इन्फ्लेशन इज एट इट्स लोएस्ट, डिस्कम्फर्ट लेवल तक, बिकॉज क्योंकि उसमें खाद्य पदार्थ सस्ते हो गए हैं, तो इनको पता होना चाहिए। एक बात बिल्कुल क्लियर कि मोदी कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं, अगर दोस्ती थी, मोहावडी था, जो भी था, लेकिन भारत का किसान, भारत का डेयरी फार्मर, ऑपरेशन सिंदूर में झुकने के बाद जब नाम नहीं लिया तो मोदी जी ने बता दिया कि वो कितने कॉम्प्रोमाइज है और कितने झुककर वो डोनाल्ड ट्रंप के सामने काम करते हैं। नाम लेके बोल देते हैं डोनाल्ड भैया झूठ बोल रहे हैं, लेकिन समय से ऊपर जा चुकी हूँ। भारत के सामने चुनौतियां बड़ी हैं, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं। सिर्फ अपने साझेदारों की संख्या को विश्वसनीय तरीके से आगे बढ़ाना होगा, ताकि कोई भी देश भारत पर दबाव की राजनीति करने की कोशिश ना करे, क्योंकि भारत आत्मनिर्भर बन चुका है और आगे और मजबूत आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। धीरेन्द्र साहब आपका भी, ईशान त्यागी जी, दीपक वोरा साहब हमारे साथ नहीं जुड़ पाए, रविंद्र सचदेव साहब, राजीव गुप्ता जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद चर्चा में शामिल होने